नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस में। आज ये हमारी 12वीं क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान विषय को, कक्षा 10 अध्याय 2, जिसमें टॉपिक होगा आज शक्ति के साधन। शक्ति के साधन मीन्स होता है कि हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है कार्य करने हेतु। हमारे औद्योगिक इकाइयाँ चल सकें, हमारे परिवहन के साधन चल सकें, तो हमको एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है, फिर उनका वितरण किस प्रकार है, उपयोग किस तरह करेंगे और उनका संरक्षण किस तरह कर सकते हैं। तो शक्ति के साधन में दोनों तरह के साधन आते हैं। एक परंपरागत स्रोत होते हैं, दूसरे अपरंपरागत स्रोत होते हैं। परंपरागत स्रोत वो जिनको हम कई वर्षों से उपयोग करते रहे हैं और जो कि समाप्त हो सकते हैं। लेकिन अपरंपरागत स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनको हम खत्म नहीं कर सकते, जो खत्म नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरह के स्रोत। चलिए सारा हम डिटेल में इस क्लास में पढ़ने वाले हैं शक्ति के साधन में। और जैसे कोयला हो गया, खनिज हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गई, ये सब चीज़ें होती हैं परंपरागत संसाधन जो कि खत्म हो सकते हैं। कोयला कभी न कभी खत्म हो जाएगा, खनिज भी कभी न कभी खत्म होगा, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो सकती है। तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं शक्ति के साधन और क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अपन अपनी क्लास आज की। देखो बच्चों, शक्ति के साधन शक्ति प्रत्येक क्रिया को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती। हमको कुछ भी कार्य करना है तो हमको शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे हमको एक कुर्सी उठा के दूसरी जगह रखना है तो हमको कुछ ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। तो और मानव क्रियाशील प्राणी, मानव कुछ ना कुछ कार्य करेगा ही करेगा। अगर वो यहाँ से वहाँ चल के जा रहा है तो भी वो कार्य कर रहा है, उसके लिए भी उसको ऊर्जा चाहिए। कुएं से पानी खींच रहा है तो उसको ऊर्जा चाहिए। तो मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, कुछ ना कुछ कर्म करेगा और प्रत्येक क्रिया को करने के लिए शक्ति का उपयोग करता है। प्राचीन काल में मानव की क्रियाएं सीमित थी, बहुत कम काम थे। लेकिन सभ्यता जैसे जैसे हमारी बढ़ती गई तो उसके साथ साथ पशु शक्ति का हम उपयोग करने लगे, लकड़ी का उपयोग करने लगे, वायु शक्ति का उपयोग करने लगे, जल प्रवाह की शक्ति का उपयोग करने लगे। जैसे जैसे विकास होता गया, ज़रूरतें बढ़ती गई। लेकिन वर्तमान जो युग है वो औद्योगिक विकास का समय है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय है, इंडस्ट्री लगने का समय है। तो उसमें मशीनों के संचालन और परिवहन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कोयला यूज़ करते हैं, खनिज यूज़ करते हैं, विद्युत शक्ति साधन यूज़ करते हैं। तो ये सब आधारभूत संसाधन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। जैसे हमको फैक्ट्री चलानी है, परिवहन चलाना है, एक जगह से दूसरे साधन ले जाने, तो उनके लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो हमारे आधारभूत संसाधन है, जैसे कोयला, खनिज, विद्युत। तो इन शक्ति जो भी संसाधन हैं, इनकी उपलब्धता और उपयोग दोनों ही आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं, तो इन शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, उपयोग दोनों ही आर्थिक रूप से हमारे लिए आवश्यक हैं। और हम कह सकते हैं कि मानव अपनी विविध क्रियाओं हेतु शक्ति के जिन स्रोतों का उपयोग करता है वे शक्ति के साधन कहलाते हैं। यानी कि मनुष्य अपने बहुत से कार्य करने के लिए जो शक्ति चाहिए और उन शक्ति जहाँ से मिलती है, मनुष्य को बहुत से काम करने हैं, उन काम को करने के लिए उसको शक्ति चाहिए। और शक्ति जहाँ से मिलती है उसको हम कहते हैं स्रोत। तो उनको स्रोतों का उपयोग करना है, तो स्रोतों को क्या बोलेंगे हम? शक्ति के साधन, ठीक है। प्रकृति के आधार पर शक्ति के साधन 2 प्रकार के होते हैं, क्षयशील साधन और नव्यकरणीय साधन।
क्षयशील साधन वे होते हैं जो साधन खत्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, लेकिन नवीकरणीय साधन वो होते हैं जो नवीनीकरण हमको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्षयशील साधन वे साधन हैं जो भूगर्भ में सीमित अवस्था में हैं तथा उपयोग के साथ समाप्त हो रहे हैं, जैसे कोयला, खनिज, प्राकृतिक गैस। बताएं, क्षयशील माने क्षय होना, क्षय माने खत्म होना। ठीक है, तो क्षयशील साधन कौन से साधन हैं जो भूगर्भ में सीमित अवस्था में है और उपयोग के साथ समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, नवीकरणीय साधन वे साधन हैं जिनके समाप्त होने का भय नहीं होता। नव्यकरणीय माने जिसको हम नवीन कर सकते हैं, नया रूप में फिर ला सकते हैं। ठीक है, जैसे विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। आगे देखिए, वर्तमान में शक्ति के साधन सर्वांगीण विकास के आधार हैं। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यावसायिक क्रियाकलापों का संचालन शक्ति के साधनों की उपलब्धता पर ही आधारित है। क्षयशील साधन जहाँ अपनी उपयोगिता के कारण महत्वपूर्ण हैं, देखिए वर्तमान में शक्ति के साधन जो हमारे चारों तरफ विकास हो रहा है उसके आधार हैं, क्योंकि हमको शक्ति मिलेगी तो ही विकास हो सकता है। तो कृषि की बात करें, हम उद्योगों की बात करें, परिवहन की बात करें या व्यावसायिक क्रियाकलापों की बात करें, तो इन सबके संचालन के लिए शक्ति के साधन का होना बहुत ज़रूरी है। या ऐसे समझें कि इन सब के लिए, इन सब कामों को करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है। और शक्ति की आवश्यकता कहाँ से होगी? शक्ति की आवश्यकता है तो शक्ति कहाँ से आएगी? उसके लिए भी कुछ साधन होंगे। ठीक है, तो क्षयशील साधन जहाँ अपनी उपयोगिता के कारण महत्वपूर्ण हैं, वहीं समाप्त होने की आकांक्षाओं ने उन्हें और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। क्षयशील साधन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमको उनका उतना ही दोहन करना है कि वो जल्दी से समाप्त ना हो पाए। और नवीकरणीय साधनों में भविष्य के प्रति सतत उपलब्धता की आशा है। मानव शक्ति के इन साधनों के प्रति अत्यधिक लालायित है, इससे इनकी उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अगला पैराग्राफ है कि भारत में शक्ति के साधनों का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र गति से विकास हुआ। ये सत्य बात है, पहले इतना इंडस्ट्री नहीं थी, इतना औद्योगिक क्षेत्र नहीं था। देश आज़ाद हुआ, औद्योगिक इकाइयाँ डली, तो हमें शक्ति के साधनों की ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई। सरकार देश को शक्ति के साधनों की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सतत प्रयासशील है। सरकार चाहती है, सरकार भी ये चाहती है कि हम शक्ति के साधनों के रूप में विकसित हो जाएं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति मिल सके और अपनी औद्योगिक इकाइयाँ, कृषि, परिवहन, इनको अच्छी तरह से हम क्रियाकलाप कर सकें। तो इसके बिना देश की, अब शक्ति के साधनों के बिना देश की औद्योगिक उन्नति और राष्ट्रीय सुरक्षा असंभव है। भारतीय इस्पात, खान, ईंधन मंत्रालय इस दिशा में प्रयासरत है। भारत में शक्ति के साधनों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। दो तरह का है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जिसमें कोयला, खनिज, प्राकृतिक गैस आते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक, भूतापीय ऊर्जा आते हैं। अब क्या करके हम सब पढ़ेंगे, जैसे हम कोयला के बारे में पढ़ते हैं। कोयला परंपरागत स्रोत है, समाप्त हो सकता है। देखिए, आधुनिक औद्योगिकीकरण के शुभारंभ एवं विकास का श्रेय कोयला को जाता है, क्योंकि पहले कुछ नहीं था देश में। जब हम देश आज़ाद हुआ और औद्योगिक इकाइयाँ डली तो हम सिर्फ कोयले का उपयोग ही जानते थे, तो श्रेय कोयले को जाता है शुभारंभ करने का। कोयले को उद्योग धंधों की जननी कहा जाता है। कोयले का निर्माण वनस्पतियों के विघटन से हुआ। कार्बन वाष्पित द्रव्य, राख इत्यादि तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं। यह अवसादी चट्टानों से मिलता है। औद्योगिक क्रांति के बाद कोयले का महत्व संपूर्ण विश्व में बढ़ा। वर्तमान में कोयले का उपयोग घरेलू ईंधन, संयंत्र संचालन, विद्युत उत्पादन, अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने जैसे श्रृंगार सामग्री, नायलॉन, बटन आदि के लिए भी होता है। और अपनी तीन विशेषताओं, भाप बनाने,
ताप प्रदान करने, धातुओं के पिघलाने के कारण वर्तमान में आधारभूत शक्ति साधन बना हुआ है। ठीक है। कोयला में कार्बन प्रमुख ज्वलनशील तत्व है। कार्बन की विद्यमान मात्रा के आधार पर भारतीय कोयला 4 प्रकार का है। देखिए, पहला है एंथ्रेसाइट, सबसे अच्छा कोयला। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला है, भारत में मिलने वाली सबसे अच्छी किस्म है, जिसमें 85 से 95% तक कार्बन पाया जाता है। वह कोयला अत्यधिक कठोर और चमकीला होता है, जलते समय धुआं नहीं छोड़ता, ताप अधिक देता है। दूसरा कोयला होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस होता है, यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है। यह द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% होती है। इसका रंग काला होता है और जलते समय कम धुआं देता है। तीसरा कोयला होता है भूरा कोयला। यह घटिया किस्म का कोयला है, कार्बन की मात्रा 40 से 55% है। यह छूने पर हाथ काले करता है और जलते समय अधिक धुआं देता है। अगली देखें, अगला कोयला पीट कोयला। यह कोयले का प्राथमिक रूप है। इसमें जमाव छिछले गड्ढों में वानस्पतिक विघटन से हुआ। इसमें कार्बन की मात्रा 20% तक है और आर्द्रता 80% तक है। भारत में कोयले के भंडार बहुत सारे हैं। ये हम जब खनिज पढ़ा था तब हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। ठीक है। मेन चीज़ देखते हैं, खनिज। देखिए कहाँ कहाँ मिलते हैं वो पढ़ लेना आप, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। खनिज की बात करें, खनिज पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाने वाला तेल खनिज तेल कहलाता है। ठीक है। खनिज क्या होता है? पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाने वाला तेल खनिज कहलाता है। इसे पेट्रोलियम भी कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ में यह नमकीन जल और गैसों के साथ मिला रहता है। सबसे नीचे जल रहता है, इसके ऊपर नमकीन तेल, जल, नमकीन, फिर ऊपर गैस। ये इसका सिस्टम रहता है। सदैव खनिज तेल सदैव अवसादी चट्टानों में मिलता है। खनिज तेल 90 से 98% तक हाइड्रोकार्बन, शेष ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, जैविक धातु की मात्रा पाई जाती है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ खनिज तेल की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। डीजल इंजन, वायुयान, मोटरयान के लिए चालक शक्ति है। कृषि तथा उद्योगों के विकास में भी खनिज तेल उपयोगी है। तार और प्रकाश भी इससे मिलता है। खनिज तेल को शुद्धिशालाओं में शुद्ध कर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस, कोल तार आदि बनाया जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो शुद्धिशाला हैं ये होती है हमारी रिफाइनरी। रिफाइनरी में खनिज आता है, खनिज तेल आता है, फिर वो रिफाइन किया जाता है। तो पहले निकलता है वायुयान के लिए पेट्रोल, फिर निकलेगा हमारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल, फिर डीजल, फिर मिट्टी का तेल। इस तरह से वहाँ रिफाइन होता है और अलग अलग चीज़ों अलग अलग बना के फिर उनको बेचा जाता है। महत्वपूर्ण क्यों है खनिज का? तो खनिज तेल का कि इसकी ढुलाई आसान है, इसका प्रत्येक अंश उपयोगी है, प्रत्येक अंश एक एक बूंद उपयोगी है। कोयले की अपेक्षा इसकी यंत्र संचालन शक्ति अधिक है और इसके प्रयोग में श्रम कम लगता है। ये खनिज के कुछ फ़ायदे हैं। उत्पादक क्षेत्र देख लेना। ठीक है। अब रिफाइनरी की बात करें तो रिफाइनरी 19 रिफाइनरियाँ हैं। सबसे पहली रिफाइनरी बनी थी डिगबोई असम में, दूसरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फिर बरौनी बिहार। कोयले ये सब लिखा है लेकिन हम इसको देखें, बीना मध्य प्रदेश में है, सागर जिले में आता है। और पहली देखें डिगबोई असम। ये क्वेश्चन से अगर प्रश्न आएगा तो इन दोनों में से ही ऑब्जेक्टिव आएगा कि प्रथम रिफाइनरी कहाँ थी और नवीन रिफाइनरी कहाँ है। ठीक है। इनमें कुछ सरकारी हैं, कुछ अर्ध सरकारी हैं, कुछ निजी हैं। जैसे जामनगर गुजरात दिख रहा है आपको 16 नंबर पर, रिलायंस का है, प्राइवेट पूरा। ठीक है। अब बात करें प्राकृतिक गैस की,
प्राकृतिक गैस ऊर्जा का उपयोगी संसाधन है। इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ने के निम्नलिखित कारण हैं। एक तो इसका उत्पादन एवं वितरण आसान व कम खर्चीला है तथा संचय के लिए कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गैस है, कंप्रेस करके बहुत सारी गैस को कम जगह में रखा जा सकता है, तो साधन की हमको कम जगह की आवश्यकता पड़ती है। एक पूर्णतः ज्वलनशील है, सब कुछ जल जाता है, गंध कालिक कुछ नहीं होता है। कोयला जलता है तो राख बचती है, धुआं छोड़ता है काला काला, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ना तो धुआं छोड़ता है और ना राख वगैरह बचती है। तो घरों को गर्म रखने, भोजन बनाने आदि के लिए उत्तम ईंधन है। उपयोग के बाद इसमें धूल राख नहीं होती, अपने प्राकृतिक रूप में भी यह ज्वलनशील है। तो प्राकृतिक गैस माने आप जो गैस घरों में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको याद रखिए, तो उससे इसके गुण याद हो जाएंगे। प्राकृतिक गैस का उपयोग गृह ऊर्जा के अतिरिक्त पेट्रो रसायन उद्योग, उर्वरक, विद्युत उत्पादन में भी होता है। इसका 60% भाग उर्वरक कारखानों, 20% विद्युत उत्पादन, 15% आंतरिक उपयोग के लिए किया जाता है। कहाँ कहाँ है वो आप देख लेना। विद्युत शक्ति की बात करें, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस की तुलना में विद्युत अनेक विशेषताओं के कारण अधिक उपयोगी शक्ति संसाधन है। कम उत्पादन लागत, आसान वितरण सुविधा, प्रदूषण रहित होना, आसान प्रयोग, रखरखाव, कम खर्च की इसकी प्रमुख विशेषता हैं। इन विशेषताओं के कारण आज बिजली आम आदमी की ज़रूरत बन गई है। कृषि, उद्योग, परिवहन के साथ घरेलू ऊर्जा के लिए इसकी सर्वाधिक मांग है। विद्युत उत्पादन के प्रधानतः 4 स्रोत हैं: ताप विद्युत, जल विद्युत, आणविक विद्युत, गैस व खनिज तेल विद्युत। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा, बायोगैस, समुद्री लहर, भूताप से भी विद्युत उत्पादित की जाती है। व्यावसायिक दृष्टि से भारत में ताप विद्युत, जल विद्युत, अणु विद्युत का ही अधिक विकास हुआ है। बिजली के उत्पादन में विद्युत के इन स्रोतों की सहभागिता 82.14 और 4% है। भारत में उत्पादित कुल विद्युत का 25% उपयोग घरेलू कार्यों में, 25% खेती के कार्यों में, 33% औद्योगिक कार्यों में, शेष विद्युत वाणिज्यिक, परिवहन, अन्य कार्यों में उपयोग होती है। विद्युत उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्वतंत्रता के बाद देश के विद्युत उत्पादन में तीव्र प्रगति हुई। भारत में ताप विद्युत मुख्यतः कोयला और गैस से प्राप्त की जाती है। पारंपरिक वर्षों में ताप और जल विद्युत का उत्पादन लगभग बराबर था, किंतु 1980 और 81 के दशक से ताप विद्युत का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा, जबकि जल विद्युत के उत्पादन में उतार चढ़ाव की स्थिति रही। अणु विद्युत के विकास की गति मंद है। विद्युत उत्पादन की एक प्रगति की दी गई तालिका से स्पष्ट है। देखिए, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। शुरू में क्या होता था, हम ताप और जल से हम जो टेम्परेचर है, ताप यानी कि कोयला और गैस से जो बिजली बनाते थे और पानी से बिजली बनाते थे, लगभग बराबर उत्पादन होता था। लेकिन 1980-81 के बाद क्या हुआ, कोयला और गैस से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लाइट बनने लगी, जबकि जल से उत्पादन कम हो गया, क्योंकि वर्षा कम होती जा रही है। वर्षा कम हो रही है, डैम कम भर रहे हैं, डैमों में पानी नहीं जाएगा, जलाशय में पानी नहीं जाएगा, तो बिजली कैसे बनेगा। तो जो जल विद्युत बनाने का जरिया है, जल विद्युत जल से उत्पादन करते हैं बिजली का, वो कम होता जा रहा है। कोयला और गैस से बिजली ज़्यादा बनती है। इसलिए देखा होगा रेलों में, जब भी आपने रेलगाड़ी देखी होगी तो मालगाड़ी हमेशा कोयला इधर से उधर ढोती ही रहती है, क्योंकि कोयला हमको बहुत चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहीं देख सकते हैं 1950-51 में ताप से 26 था, जल से 25 थी, टोटल 51 थी। आज जल से कितना कम रेशियो रह गया है, और देखिए ताप से कितना ज़्यादा निकल गया है। चलो ताप विद्युत देख लेते हैं। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी की स्थापना ताप विद्युत के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन हेतु 1975 में हुई। वर्तमान में एनटीपीसी कोयला आधारित 12 ताप बिजली परियोजनाएं और गैस आधारित 7 परियोजना संचालित कर रही है। इनमें कौन कौन सी परियोजना है देखिए। एक तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, यहाँ कोयला जाता है। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखना, मध्य प्रदेश की बात है। कोरबा छत्तीसगढ़,
रामागुंडम तेलंगाना, फरक्का पश्चिम बंगाल, विंध्याचल मध्य प्रदेश, रिहंद उत्तर प्रदेश, दादरी उत्तर प्रदेश। जो दादरी है ना, दादरी एनटीपीसी वहाँ बिजली बनाता है और रेलवे वहीं से बिजली लेता है, उत्तर मध्य रेलवे। कहलगांव बिहार, तलचर उड़ीसा, एक ऊंचाहार उत्तर प्रदेश और बदरपुर दिल्ली। ठीक है। अब जल विद्युत देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल से बिजली बनती है। जल विद्युत शक्ति का स्थायी स्रोत है। पृथ्वी पर जब तक जल धाराएं प्रभावित हैं, जल विद्युत प्राप्त होती रहेगी। जल विद्युत जल के बहाव से टरबाइन चलाकर पैदा की जाती है। यानी कि डैम है, डैम से पानी गिरता है, यहाँ टरबाइन लगा देते हैं, टरबाइन से पानी इस पर गिरता है, ये घूमती है, वैसे रोटर लगा रहता है जनरेटर जैसे जनरेटर बिजली बनाता है, गाँव में रख लेते हैं छोटे मोटे, ऐसे ही घूमता है, तो जनरेटर जैसे काम करके बिजली पैदा करता है। वैसे बिजली पानी से बनती है। जल के तेज बहाव प्राकृतिक जल प्रपातों से उत्पन्न होता है अथवा बांध बनाकर कृत्रिम प्रपात की रचना की जाती है। जल विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं कि नदियाँ वर्ष भर पर्याप्त जल के साथ बहती हों, नदियाँ प्राकृतिक प्रपात बनाती हों अथवा बांध बनाने के अनुकूल हो, नदियों में मलबा की मात्रा कम से कम हो, परिवहन के सुगम साधन उपलब्ध हों, पर्याप्त पूंजी, प्रशिक्षित व्यक्ति तथा मशीनों की सुलभता हो, उपभोग हेतु उत्पादन इकाइयों के निकट हो, क्योंकि अधिक दूरी पर ले जाने पर विद्युत नष्ट होती है। भारत में जल विद्युत उत्पादन की उपयुक्त परिस्थितियाँ सामान्यतः अनुकूल हैं। देखिए कहाँ कहाँ बिजली बनती है। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से देखिए, बाकी आप पढ़ लेना। मध्य प्रदेश में जो गांधी सागर डैम है, गांधी सागर, यहाँ बिजली बनती है मेनली, और ये है हमारे नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। अब जल विद्युत उत्पादन। भारत में पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र कर्नाटक राज्य के शिवसमुद्रम स्थान पर 1902 में स्थापित किया गया। जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारत की 5 क्षेत्रों में बांटा गया है: उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी। ठीक है। यानी हमारा देश का नक्शा ये मान है, हो गया उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र बचता है इसको बोलते हैं हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है। देश में जल विद्युत का उत्पादन मुख्यतः राष्ट्रीय वन बिजली निगम NHDC, ठीक है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई। निगम ने 2006 में तक 8 विद्युत परियोजनाओं का पूर्ण किया। मेरा सेंट्रल हिमाचल प्रदेश, लोकटम, ऐसे मध्य प्रदेश में कुछ है नहीं कोई भी। ठीक है। ये देख सकते हो अणु विद्युत गृह तारापुर, कोटा, कलपक्कम, नरोरा और काकारापार। ठीक है। अणु माने न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। जैसे जो हमारे न्यूक्लियर जो चीज़ें होती हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और जिरकोनियम, इन खनिजों से हम बिजली बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी या अणु इलेक्ट्रिसिटी, अणु विद्युत। ठीक है। अब गैर परंपरागत स्रोत है, इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इतना ही पढ़ते हैं। गैर परंपरागत स्रोत बचा है आखिरी वीडियो 13 नंबर का, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद पाठ खत्म हो जाएगा ये अध्याय। तो बच्चों बस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करिए। ठीक है। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।